कैपिलरिटी मैंने कहा था। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक दो स्टूडेंट का और मैं होमवर्क चेक कर लूंगा, ठीक है? होमवर्क रेडी रखना। लास्ट टाइम वी कंप्लीटेड कैपिलरिटी। रिमेंबर, इन केस ऑफ कैपिलरी, the height up to which the liquid rises, that height is given by 2t cos theta divided by rho rg. ये फॉर्मूला याद रखो। दिस r is the radius of capillary। जो फाइनली आपको फॉर्मूला लिखी है इसमें ये r रेडियस ऑफ कैपिलरी है, इट इज नॉट रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है? तो यहां तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। विद दिस फॉर्मूला सरफेस टेंशन कंप्लीट्स। इसके साथ सरफेस टेंशन टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है? हमने इसके बाद बिफोर वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक जो बिल्कुल अलग है, इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, उस पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, टुडे वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे सरफेस टेंशन पे, ठीक है? राइट ऑन फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चन लिखो, ठीक है? राइट डाउन। हाँ, इसमें लिखो अ वायर bent in the form of square frame. I repeat, a wire is bent in the form of square frame of side 10 centimeter. Of side 10 centimeter. Full stop. Calculate the minimum force required. Calculate the minimum force required to pull this frame from the surface of a liquid, to pull this frame from the surface of the liquid of tension 0.07 Newton per meter. 0.07 न्यूटन पर मीटर, ठीक है? सो आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है? अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझेगा कि यहाँ पे एक स्क्वायर फ्रेम की बात की गई है। लुक एट दिस थिंक, ये जो है ना एक वायर है, वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर लाइक दिस, तो ये बीच में से हॉलो रहेगा, दिस इज स्क्वायर फ्रेम। नाउ साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज गिवन 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो उसको मैं L से डिनोट करता हूँ, L डिनोट्स द साइड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं L इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है? नाउ अब ये जो स्क्वायर फ्रेम है इसको कहाँ पे रखा है? इसको वाटर की सरफेस पे या किसी लिक्विड की सरफेस पे रखा है। लेट्स से दिस इज लिक्विड सरफेस, ठीक है? ये क्या है? ये सरफेस है लिक्विड की, ठीक है? ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले किया था, we had done this some earlier also, but उसमें हमने एक सिंपल वायर लिया था। now it is a square frame, now इस सरफेस है। अब देखो होता क्या है, when this हाँ पहले हमने वायर या नीडल लिया था। now listen, सपोज ये स्क्वायर फ्रेम रखा है, जैसे जब आप इसको जेंटली रखोगे ना सरफेस पे तो ये फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन ऐसे होंगे इन द बिगिनिंग, लाइक दिस। दे विल एक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, क्योंकि इस फ्रेम के अंदर भी पानी है ना, इट इज अ हॉलो फ्रेम, इसके बीच में भी पानी रहेगा, ऐसे फोर्सेस होंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? अब होता क्या है, क्योंकि इस स्क्वायर फ्रेम का कुछ वेट रहेगा, इट विल बी हैविंग सम वेट सपोज, तो उससे क्या होगा, ये अगर डाउनवर्ड जाएगी ना, थोड़ा डाउनवर्ड जाएगी, तो ये फोर्सेस अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज करेंगे और एनी हाउ ये वेट को बैलेंस कर लेंगे। these forces will balance the weight, that's why these things float on the water। अब हम लोग सपोज इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ऊपर लिफ्ट अप कर रहे हैं, ठीक है? वी आर लिफ्टिंग दिस फ्रेम अप लाइक दिस, ठीक है? ऐसे ऊपर लिफ्ट अप कर रहे हैं। उसके लिए द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग इज Fmin। Fmin इज अ फोर्स अप्लाइड बाय अस, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब ये स्क्वायर फ्रेम इज अबाउट टू लीव द सरफेस, व्हेन इट इज अबाउट टू लीव द सरफेस, उस टाइम पे क्या होता है, व्हेन इट इज अबाउट टू लीव द सरफेस, सरफेस कुछ ऐसे शेप ले लेती है,
मतलब सरफेस बेंड हो जाएगी और these forces that you can see over here, these forces will become this way. ये फोर्सेस ऐसे हो जाएंगे, मतलब they will be vertically downward. ठीक है, अभी जो सारे डाउनवर्ड फोर्सेस है ना, लेट्स से all the downward forces together it is F. तो आप में से कोई मुझे बता सकता है ये जो डाउनवर्ड फोर्सेस है ना जिसको मैंने F लिखा है, ये फोर्सेस ओवरऑल कितनी लेंथ पे लग रहे हैं, ऑन हाउ मच लेंथ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग, टाइप करके भेज सकते हो। हाँ, ये फोर्सेस कितनी लेंथ पे लग रहे हैं। हाँ, सो काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर पे, कुछ बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर पे, कुछ बोल रहे हैं 40 पे लग रहा है, कुछ बोल रहे हैं 80 पे भी लग रहा है। 80 का 80 भी आंसर आ रहे हैं मुझे, तो वेरिएशन है काफी, 10 से लेके 80 तक आंसर्स आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर लग रहा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग फोर्सेस खाली एक लाइन पे लग रहे हैं, इस पे लग रहे हैं बस। कांट यू सी फोर्सेस चारों साइड्स पे लग रहे हैं, 10 सेंटीमीटर कहां से होगा? 40 सेंटीमीटर जो है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, काफी स्टूडेंट ने 40 सेंटीमीटर बोला है, 40 सेंटीमीटर रॉन्ग आंसर है। 40 सेंटीमीटर मतलब आप खाली एक साइड का पेरीमीटर ले रहे हो। देखो, आउटर पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर दोनों जगह फोर्सेस लग रहे हैं ना, इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड लग रहे हैं ना, दीज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 80 सेंटीमीटर एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F बाय, देखो दिस L is a length of one side. If I write on 4L, that means 4 sides. ठीक है, लेकिन 4 sides from inside and 4 sides from outside. Overall, it is force is acting on the 8L length. F divided by 8L होगा। आपको याद होगा, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ करोगे ना तो सरफेस टेंशन मिलता है T। ठीक है, तो इसमें F will be equal to 8LT. This is a downward force acting on this frame. सर हाँ बोलिए। वो 4 था क्योंकि उसका 4 साइड, फिर 8 क्यों आया? देखो 4 साइड्स हैं, बराबर है, इट हैज 4 साइड, आउटसाइड इनसाइड दोनों पे लग रहा है ना फोर्स, दोनों फोर्सेस सब में, सब फोर्सेस कंसीडर कर रहा हूँ ना, जो आउटसाइड इनसाइड दोनों फोर्स पे लग रहे हैं। हाँ हाँ। Now listen, so overall force which is acting downward ना, that is 8LT। मैंने लिखा, जब ये लिफ्ट अप होने वाला है, when it is about to lift up, तब का ये डायग्राम है। I can say F min will be equal to this F। तो हमारा जो F min है ना, minimum force required to lift up, F min will also be equal to 8LT। अभी L आपको given है, just L and T are given। L is 10 centimeter, please convert into meters, it is 0.1 meter, tension is 0.07। I am doing it in SI units, मैं SI units में कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो anybody can multiply, आंसर आएगा 0.056। ठीक है, 8 sevens are 56, लेकिन decimal will be after 3 places। This is Newton। This much minimum force we need to apply to lift this frame from the water surface or liquid surface, I can say। ये आपका आंसर है। Okay, understand this please। I hope you got this। थोड़ा सा नीचे करो, 1 मिनट डायग्राम देखने दो। This diagram is more important in fact। हाँ, एग्जाम में अगर आपने ये डायग्राम बनाया तो भी चलेगा, अगर ये बनाया तो भी चलेगा, both are valid। Now, so I hope first problem समझ गया, ठीक है। Now I am going to the second problem। Let's go with the second problem। Okay, okay, write down, find the ratio of, write down second question, find the ratio of work done to produce a drop
of radius 2 centimeter and a bubble of radius 4 centimeter. I repeat, calculate the ratio of work done to produce a drop of 2 centimeter and a bubble of radius 4 centimeter. ठीक है, from the same liquid. दोनों एक ही लिक्विड से बनेंगे, ड्रॉप भी बबल भी, from the same liquid. ठीक है. Now look here, it's an easy question. आपको एक फॉर्मूला याद होगी, the work done to increase the area of a liquid or increase the area of surface, work done is given by T into dA. Okay, work done is given by T into dA. ठीक है, so यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रही है. You are creating a drop, that means you are creating its area. You are creating a bubble, so you are creating the area. So अभी देखो यहाँ पे कैसे होगा, सिंपल है. Before I proceed, आपको बहुत अच्छे से ड्रॉप और बबल का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ड्रॉप कैसे होता है. Remember, this drop is there. Suppose when this drop was not created, when it was not created, its area was 0. But when it is created, its area become 4 pi r square. So here I can say the change in area is 4 pi r square. ठीक है. Similarly, now if I come to bubble, हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 4 pi r कैसे हुआ? See, drop has only one surface. Drop is spherical. It has only one surface. So surface area of sphere क्या होती है? 4 pi r square. अब आते हैं बबल पे. ना आपको याद होगा जब बबल हैज अ 2 surfaces, inside and outside. जब ये बबल था ही नहीं, when this bubble was not created, its area of the bubble was 0. So 0 से इसकी area बढ़ के 8 pi r square हो गई. तो bubble has 2 surfaces. आपको याद होगा मैंने excess pressure के टाइम पे बताया था, bubble always have 2 surfaces. So here the change in area of the bubble I can say it is 8 pi r square. ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ के लो. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं. W1 is a work done to produce a drop and W2 is a work done to produce bubble. ठीक है, वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? देखो, जब भी आपके पास एक ड्रॉप क्रिएट करोगे तो ड्रॉप की सरफेस एरिया भी क्रिएट होगी. सरफेस को क्रिएट करने के लिए जो वर्क होता है, दैट वर्क वी आर कैलकुलेटिंग. ये आप लिख सकते हो, वर्क डन इज गिवन बाय T into dA. T into dA. TT gets cancelled because T is a surface tension of a liquid. Both of these things are made from same liquid. ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया. dA for the drop will be 4 pi r square and dA for the bubble will be 8 pi r square. ठीक है, अब इसमें देखो पाई पाई कट होगा. ठीक है, it will be 4 by 8, that is 1/2. But in the numerator you have to put the radius of drop. In the denominator you have to put the radius of bubble. So this will be, numerator will be radius of drop जो है 2 सेंटीमीटर, and denominator में radius of bubble आएगा which is 4 सेंटीमीटर. तो 4 का स्क्वायर होगा. It is this way. ठीक है, अब आप सॉल्व करो, anybody can easily solve it. इसका आंसर आएगा 1/8. Answer will come 1/8. ठीक है. कुछ स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर दिया, 1/2 दे रहे हैं आंसर. इतना सिंपल कैलकुलेशन भी आप रॉन्ग कर रहे हो. some students are giving answer 1/2. that is wrong. 1/8 is the answer. इसका मतलब है अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है दैट बबल को क्रिएट करने के लिए जो वर्क है, it is 8 times more than the work done by the drop. तो कुछ स्टूडेंट 1/8 आंसर दे रहे हैं. इट इज करेक्ट, 1/8 इज आंसर. थोड़ा समझो है, सम्स आर वेरी इजी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सर 2 और 4 को स्क्वायर क्यों किया? हाँ, वापस बोलो. वो सेकंड लास्ट स्टेप एक बार और बताओ ना. देखो बेटा, न्यूमरेटर में आपने जो W1 लिखा है ना, इट्स अ वर्क डन टू प्रोड्यूस अ ड्रॉप. इट्स अ वर्क डन ऑन द ड्रॉप. डिनोमिनेटर में जो W2 है, इट्स अ वर्क डन ऑन बबल. तो यहाँ पे रेडियस ऑफ ड्रॉप आएगा ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ बबल आएगा.
हाँ radius of drop is 2 centimeter and radius of bubble is 4 centimeter. ठीक है? हाँ हाँ फिजिक्स के क्वेश्चन ना बिना समझे नहीं किया जा सकता, वो एक एक चीज समझ में आनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली इन द न्यूमरेटर, व्हाट इज एग्जैक्टली इन द डिनोमिनेटर, समझो, आप याद नहीं कर सकते हर चीज को। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस वन क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, यू ट्राई इट एंड इफ यू गेट द आंसर यू कैन टेल मी, ठीक है? राइट ऑन, इसमें देखो, a big drop, right on, a big drop of radius 10 centimeter, a big drop of radius 10 centimeter is broken into 27 droplets, is broken into 27 droplets of same size, ठीक है? फुल स्टॉप। फाइंड द चेंज इन एरिया, फाइंड द चेंज इन एरिया, ठीक, हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट करो, ठीक है? मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। अ बिग ड्रॉप of radius 10 centimeter is broken into 27 droplets. Droplets मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉप्स, is broken into 27 droplets of same size. Full stop. Find the change in area in this process. Find the change in area in this process. And also find work done if ST मतलब surface tension, if ST is equal to 0.01 Newton per meter, if ST is equal to, ST मतलब surface tension is equal to 0.01 Newton per meter. देखो ये क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव इट टू यू। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, दिस आई विल डू, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गिव टू यू। आप क्वेश्चन खाली रीड करो प्लीज, और जो लिखा है उसको थोड़ा इमेजिन करो। रीड द क्वेश्चन एंड इमेजिन व्हाट दे आर सेइंग। हाँ, अब देखो, अगर आपने अच्छे से रीड किया तो आपको समझेगा कि यहाँ पे एक बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक किया है, राइट? लुक हियर, इमेजिन दैट दिस इज अ वेरी बिग ड्रॉप, काफी बड़ा ड्रॉप है, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट्स डिराइव द फॉर्मूला, मतलब एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो, सपोज एक बिग ड्रॉप है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, बट लेट्स टेक इट एज कैपिटल आर। अभी बड़ा ड्रॉप है ना, इसको ब्रेक किया है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, लाइक दिस, ठीक है? ये जो सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना, छोटे छोटे ड्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं ड्रॉपलेट्स, ठीक है? सपोज यहाँ पे ना n droplets are there, n number of droplets are there. In the question they are saying that 27 droplets are there, right? That means n is 27 for our question. But हम लोग क्या करेंगे, let's derive general formula, जनरल बना लेते हैं। थिंक n droplets है, अब इन सारे ड्रॉपलेट्स का साइज सेम है, साइज सेम मीन सबका रेडियस सेम है, लेट्स से दैट रेडियस इज स्मॉल r। ये देखो बहुत सिंपल है, बिग ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स का रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सुनना अच्छे से, और सिंपल है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये काफी यूज होगा। जब भी एक बड़े ड्रॉप को हम लोग छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करते हैं ना, तो इस प्रोसेस में सरफेस एरिया इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ठीक है?
एक इमेजिन करो, एक सिचुएशन बता रहा हूँ, एक इमेजिन करो कि आपके पास एक वाटरमेलन है, यू आर हैविंग अ वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन की जो सरफेस एरिया होती है दैट इज अ ग्रीन कलर एरिया, ठीक है। लेकिन जब आप वाटरमेलन को दो पीसेस में कट कर देते हो, लेट्स से यू कट द वाटरमेलन इनटू टू हेमिस्फीयर्स, तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, वो रेड कलर की फ्रूट दिखने लगता है ना, मतलब एरिया हैज इंक्रीज्ड। सो होता क्या है, whenever you break any drop or any sphere into two or into n droplets, इस प्रोसेस में एरिया इंक्रीज होती है, ठीक है। That means the combined area of these n droplets will be more than the area of single drop. ये n droplets की combined area ज्यादा होगी compared to single drop, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एरिया चेंज होती है। So I want to find out change in area. Change in area is given by a simple formula, final area minus initial area, ठीक है। I repeat, जब भी आप एक बड़ा ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हो ना, तो इस प्रोसेस में एरिया इंक्रीज होती है। These small droplets togetherly will have a more area compared to this single drop, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज हो रही है। फाइनल एरिया देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मैं ये लिखूं 4 by small r square, so it is the area of one droplet, but let's say we are having n droplets, so total area will be n times 4 pi r square minus initial area of this drop, it will be 4 pi capital R square, ठीक है। 4 pi बाहर आ गया, in the bracket n small r square minus capital R square। पहले आप थोड़ा यहां तक समझ के लो, ठीक है। अभी फिनिश नहीं हुआ है, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, मयूरी सेइंग दैट रिपीट द थिंग, रिपीट करना है। अरे सिंपल है मयूरी, ये ध्यान से देखो, एक सिंगल ड्रॉप को हमने जब एन ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं ना, तो उससे एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी ये चीज नहीं समझ में आ रही कि एरिया कैसे इंक्रीज हुआ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ। टेल मी, सपोज आपके पास, जस्ट इमेजिन, सपोज वी आर हैविंग वन इडली, एक इडली है, लेकिन वो इडली बहुत ही गर्म है, टू हॉट, लेकिन आपको जल्दी खानी है अभी उसको, तो गर्म इडली तो नहीं खा सकते, तो आपने देखा इडली को छोटे छोटे पीसेस में हम लोग तोड़ देंगे। जब आप इडली को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ोगे ना, तो उसकी एरिया बढ़ जाती है, इडली की सरफेस एरिया बढ़ जाएगी उससे, और जब सरफेस एरिया बढ़ती है तो इडली कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है और खाने में इजी हो जाता है। ऐसा बहुत बार किया होगा, गर्म खाने को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में अगर तोड़ दें तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। इट्स बिकॉज व्हेन यू ब्रेक इट इनटू पीसेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, सो वी नीड टू कैलकुलेट दैट इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे मिलेगा, फाइनल एरिया आप निकालो इस चीज की माइनस इनिशियल एरिया, दैट विल गिव यू द इंक्रीज इन द एरिया, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर लो, तो फाइनल एरिया मैंने क्या लिखी है, ओम पांडे, मैंने सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा ये नहीं बोला है, मैंने बोला सरफेस एरिया इंक्रीज होगी, एरिया बढ़ती है, एरिया, सरफेस टेंशन नहीं, एरिया बढ़ती है, एरिया। देखो एरिया फाइनली विल बी n टाइम्स 4 pi r square, ठीक है। अरे अभी इडली का एग्जांपल दिया ना, आप एक काम करो, एक इडली ले लो, उसको जब आप दो पीसेस में भी तोड़ोगे ना, तो उसकी जो अंदर की एरिया है वो बाहर हो जाएगी ना, ओपन हो जाएगी ना, क्रिएट होती है ना न्यू एरिया। अच्छा एक काम करो, वाटरमेलन के एग्जांपल पे फिर से आ रहा हूँ। एक वाटरमेलन ले लो, टेल मी वाटरमेलन की जो आउटर सरफेस है वो प्लेन है कि कर्व है? कर्व होगी, प्लेन तो नहीं होगी। तो वाटरमेलन के पास प्लेन एरिया नहीं है, इट इज हैविंग कर्व एरिया। लेकिन जब आप वाटरमेलन को दो पीसेस में कट करते हो, लेट्स से दो हेमिस्फीयर्स में कट किया, तो जब आप एक हेमिस्फीयर्स उठाओ, वो हेमिस्फीयर्स में प्लेन एरिया नहीं होती है क्या? बीच का एरिया प्लेन होता है उसका। हाँ, तो ये प्लेन एरिया कहाँ से आ गई? अरे प्लेन एरिया न्यू क्रिएट हुई है, न्यू एरिया क्रिएट हुई है, प्लेन पहले तो नहीं थी, अभी प्लेन आ गई एरिया। कैसे आ गई प्लेन सरफेस? मतलब एरिया इंक्रीज हुई है। जब भी आप किसी चीज को दो या तीन पार्ट्स में तोड़ते हो ना, तो उससे एरिया क्रिएट होती है, न्यू सरफेस एरिया विल बी क्रिएटेड। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो न्यू एरिया आपको ऐसे लिखना है, n टाइम्स 4 pi r square। प्लीज अंडरस्टैंड, वन ड्रॉप 4 pi r square, n ड्रॉप्स n टाइम्स 4 pi r square। दिस इज द ओरिजिनल एरिया, सबट्रैक्ट ये आ गया, ठीक है।
आगे बढ़ता हूँ। Now look here, it is still not over. Look here forward. ठीक है, एक बात हूँ, अब आपने मैंने कहा कि जब आप एक ड्रॉप को ब्रेक करते हो एन ड्रॉपलेट्स में, तो उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होती है, दिस आई टोल्ड यू। बट पता है वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम डजंट इंक्रीज। whatever is a volume of this drop, that will be equal to the combined volume of these droplets. वॉल्यूम उतना का उतना ही रहेगा, इवन मास भी उतना का उतना ही रहेगा, मास और वॉल्यूम नहीं बढ़ते। सो अभी मैं क्या करूंगा, सी नाउ आई विल राइट दिस वे, 4/3 pi capital R cube, ये क्या पता है, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। 4/3 pi small r cube, it's a volume of small droplets। ऐसे n droplets है ना मेरे पास, तो उनका combined volume होगा n times 4/3 pi r cube। ये है वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स और ये है वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, ये दोनों इक्वल होंगे। वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, जस्ट एरिया बढ़ती है। अब देखो फ्रॉम बोथ साइड्स 4/3 pi विल गेट कैंसल्ड, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आएगी r cube equals to n times small r cube। टेक अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक अ क्यूब रूट, तो आपको मिलेगा r इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल r, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आ जाएगी। अब इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसमें आपको एक याद रखो, n हमेशा आपको, जो n है ना, n का क्यूब रूट हो रहा है, n का क्यूब रूट है, n आपको हमेशा परफेक्ट क्यूब दिया जाता है यूजुअली, n will be given a perfect cube so that you can easily take its cube root। In my question I have given you n as 27, तो 27 का क्यूब रूट इजी होता है ना, what's the cube root of 27? It's 3, so yeah, इसलिए मैंने n 27 दिया है, ठीक है, 27 का क्यूब रूट इज 3, ठीक है। सो एक काम करो, यहां से हम लोग क्या करेंगे, लेट्स मेक अ फॉर्मूला ऑफ स्मॉल r। स्मॉल r विल बी कैपिटल R डिवाइड बाय n रेज़ टू 1/3, राइट है ना, ये स्मॉल r की फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करो, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, लेट्स डू द स्क्वायरिंग। स्मॉल r स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर n रेज़ टू 2/3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है मैंने। कुछ जो स्टूडेंट अटक रहे हैं कि सर हम लोग ये क्या कर रहे हैं इतनी देर से, वी आर डिराइविंग जनरल फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगी जिसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वन ना, देखो अपने थोड़ी देर पहले वी डिराइव दिस फॉर्मूला, डीए की ये फॉर्मूला बनाई थी, याद है, डीए इज गिवन बाय 4 pi nr स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, ये स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करो और प्लीज थोड़ा सॉल्व करो, डायरेक्टली आपको जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ, इट विल बी 4 pi r स्क्वायर n डिवाइड बाय n रेज़ टू 2/3 माइनस 1, ठीक है, ठीक है, ये आएगा। अब इसमें आप ये थोड़ा सॉल्व करो, इट्स लाइक n डिवाइडेड बाय n रेज़ टू 2/3, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट n रेज़ टू 1/3 माइनस 1। दिस इज चेंज इन एरिया, ये चेंज इन एरिया की डायरेक्ट फॉर्मूला, इजी भी है याद करने को। 4 pi r स्क्वायर इज एरिया ऑफ द बिग ड्रॉप, n मैंने कहा था परफेक्ट क्यूब आता है, तो क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द चेंज इन एरिया, ठीक है। अब अगर कोई वर्क डन पूछेगा, वर्क डन टू क्रिएट दिस एरिया, कि वर्क डन टू इंक्रीज दिस एरिया, दैट वर्क डन इज गिवन बाय t टाइम्स da ना, याद है ये, तो खाली क्या करो, da के साथ t मल्टीप्लाई करना है, इसको t मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन विल बी t टाइम्स 4 pi r स्क्वायर in the bracket n raised to 1/3 minus 1, ये देखो, okay, so yes, t मल्टीप्लाई करो वर्क डन आ जाएगा। अब अपना आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। नाउ जस्ट पुट अप द वैल्यूज ओवर हियर एंड सॉल्व। देखो वैल्यूज पुट करो, 4 pi, दिस रेडियस आई हैव गिवन यू 10 सेंटीमीटर which is same as 0.1 मीटर, द रेडियस 0.1 मीटर है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01, n मैंने आपको 27 दिया है, मैंने बताया था, तो इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 27 which is 3 minus 1 which is 2,
यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। पाई की वैल्यू यू प्लीज टेक 3.14, 4 into 2 इट्स 8, 0.01 को आप ऐसा लिख सकते हो 10 power minus 2, जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग, यू विल गेट DA। एक बार DA मिल गया, DA को टेंशन से मल्टीप्लाई करो, आपको वर्क डन भी आ जाएगा। नाउ प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो here we got one direct shortcut formula, that this is a formula for work done whenever a single drop is broken into n droplets. In this formula, ये r जो है, it is the radius of the big drop, and n is the number of droplets which are formed. I hope it is over. समझ गया आपको, ठीक है। आंसर कुछ 25.12 में आएगा, कुछ समवॉट 25 point something, 25.12, ठीक है। Now listen, yeah, 25.12 something आंसर आएगा। Okay, so I hope you got this question. तो इस टाइप के सरफेस टेंशन में क्वेश्चंस होते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, इसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, ये आपको फिनिश करना है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑन कैपिलरिटी, ठीक है। राइट ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखो, अ लिक्विड इन द कैपिलरी, आई रिपीट, a liquid in the capillary of radius 3 centimeter, 3 millimeter लिखो, 3 millimeter, okay, of radius 3 millimeter rises up to 12 centimeter, rises up to 12 centimeter, okay, full stop, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। A liquid in a capillary of radius 3 mm rises to the height of 12 centimeter, ठीक है, full stop. If we take the same liquid in a capillary, we take the same liquid in a capillary of radius 0.6 mm, 0.6 mm, ठीक है, 0.6 mm, then find its height in the capillary, then find its height in the capillary, ठीक है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस में रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन का, लास्ट सेंटेंस आई एम रिपीटिंग। इफ वी टेक द सेम लिक्विड in the capillary of radius 0.6 mm, then what will be the height of liquid? ठीक है, अब जिनको आंसर आएगा they can type the answer and tell me. मन्या शेट्टी 600 mm गलत आंसर है, 60 mm should be the answer, ठीक है। 1 0 आप एक्स्ट्रा मत दो, आंसर इज
मैंने रेडियस ऑफ कैपिलरी दिया है 0.6 mm, 0.6 दिया है, 0.06 नहीं बोला था, सिर्फ 0.6 बोला था। ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर। पवन पांडे करेक्ट आंसर है। सी, जब तक आप फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ा विजुलाइज नहीं करेंगे ना, आपके सामने वो उसको देखेंगे नहीं, तब तक आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, श्रेयांश का आंसर करेक्ट है। अश्विनी तायड़े आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखो अब जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं आ रहा है, लग रहा है नहीं हो रहा है, मैं उनको खाली रिप्लाई दे देता हूँ। लिसन, यहाँ पे आप प्लीज क्वेश्चन पढ़ो तो आपको समझेगा कि यहाँ पे हमने दो अलग अलग कैपिलरी यूज की है। एक कैपिलरी का रेडियस है 3 mm, दूसरी कैपिलरी का रेडियस है 0.6 mm। सो रेडियस ऑफ कैपिलरी खाली चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और कैपिलरी का रेडियस चेंज करने पे हाइट चेंज होगा। कल मैंने बताया था H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। As you decrease the radius of capillary, height will increase। आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, कल मैंने बताई थी, H1R1 equals to H2R2। HR प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट जो मतलब बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं, वो तो ऐसे ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, पहली कैपिलरी का रेडियस है 3 mm, दूसरी कैपिलरी का रेडियस है 0.6 mm। अगर आप कंपेयर कर सकते हो, 3 से 0.6 हो गया, मतलब रेडियस डिक्रीजेस 5 टाइम्स। 3 से अगर 0.6 हो गया ना, it means radius decreases 5 times. If radius decreases 5 times, the height will increase 5 times। और height 5 times increase होके 12 into 5 हो गई है, 12 into 5 60 ना, that's why you got 60 mm। तो height increases 5 times, radius has decreased 5 times। Getting? हाँ, सुमित विश्वकर्मा आंसर करेक्ट है, 60 mm। So I hope everybody got this question and everybody got the answer also। ठीक है, सबका आंसर आ गया, आई होप सो। ठीक है, सो इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म हुआ एंड विद दिस वन सरफेस टेंशन टॉपिक इज ओवर। अब मैं क्या करूंगा, इन द रिमेनिंग टाइम मैं नए टॉपिक का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। सी, लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट बता देता हूँ। सरफेस टेंशन वी फिनिश्ड। आई सपोज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का जो आपके पास पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट बुक अवेलेबल होगा, टेक्स्ट बुक से प्लीज सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। जहां पे डाउट आ रहा है यू कैन आस्क मी, ट्राई क्वेश्चंस ऑफ सरफेस टेंशन। एंड आल्सो वी फिनिश्ड प्रेशर पार्ट, प्रेशर भी खत्म किया था। इन दोनों के न्यूमेरिकल्स प्लीज ट्राई करो। इफ यू आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन योर ओन, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, अदरवाइज यू मीन्स यू आर नॉट अंडरस्टूड अदरवाइज। ठीक है, तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करो, भले आपको थियरी नहीं जम रहा है तो एटलीस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दैट। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर काफी बड़ा है। वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो फ्लूइड की हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की, प्रेशर। एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की सरफेस टेंशन, एसटी, सरफेस टेंशन। ठीक है, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है, ये तभी एक्सर्ट होती है, मतलब ये तभी हम लोग स्टडी करते हैं व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट पे होती है ना, तब वो यूजुअली ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। ठीक, मतलब व्हेन वी स्टडीड दिस टू प्रॉपर्टी वी वर अज्यूमिंग दैट फ्लूइड इज एट रेस्ट। अब हमारी जो फ्लूइड है ना वो मोशन में आएगी। लेट्स से नाउ वी विल स्टडी द फ्लूइड्स इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन में होती है और तब आप उसकी स्टडी करते हो, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो अगला टॉपिक ये रहेगा, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक्चुअली, फ्लूइड डायनामिक्स, इन विच वी विल स्टडी द फ्लूइड्स विच आर इन मोशन। ठीक है, अभी तक आप देखो, आपने सरफेस टेंशन जो किया था या प्रेशर टॉपिक किया था, उसमें फ्लूइड मूव नहीं कर रही थी। ठीक है, you have never calculated velocity of the fluid or the acceleration of fluid। फ्लूइड रेस्ट पे थी। ठीक है,
ठीक है। हाँ, यहाँ पे अभी क्या होगा, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ना अभी तक, दैट वाज फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। अभी आएगा फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब अभी फ्लूइड मोशन में जाना शुरू करेगी। ठीक है, इसमें भी 1 और 2 प्रॉपर्टीज आ जाए, 2 प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, we have to study the properties of fluids, but now onwards fluid will be in motion. This is called fluid dynamics. ठीक है, अब देखो, जब भी कोई फ्लूइड मूव करती है ना, व्हेन अ फ्लूइड इज मूविंग फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो। ठीक है, दैट इज, उसके एक टर्म है फ्लो। ठीक है, हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज का नाम बताओ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टी का नाम है, वन प्रॉपर्टी नेम इज विस्कोसिटी, एक है विस्कोसिटी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरी हम लोग दूसरी पॉइंट में एक प्रॉपर्टी नहीं है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आप एज ऑफ नाउ एक ही प्रॉपर्टी समझ लेते हो, विस्कोसिटी इज वन प्रॉपर्टी, सेकंड इज नॉट अ प्रॉपर्टी, स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज आर देयर व्हिच यू हैव टू स्टडी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी का कोई नेम नहीं है। ठीक है, वो छोड़ो, मैं आपको बताऊंगा, बट टॉपिक हेडिंग इज फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें फ्लो क्या होता है, फ्लो इज अ वर्ड फॉर द मोशन ऑफ द फ्लूइड। जब भी कोई लिक्विड मूव करते हैं या गैस मूव कर रही है इन अ पाइप, उसको बोलते हैं फ्लो। ठीक है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स का। हमारे आसपास भी बहुत सारी फ्लूइड्स का फ्लो कंटिन्यूअसली चालू रहता है, तो उन फ्लो को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में अभी ब्लड आर्टरीज में फ्लो हो रहा है ना, ब्लड इज फ्लोइंग इन योर आर्टरीज ना। ठीक है, तो वो भी अब फ्लो है। तो वो फ्लो आप जब तक समझ नहीं पाएंगे इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, जब आप, हाँ, गैस की पाइपलाइन में गैस इज फ्लोइंग दैट इज आल्सो फ्लो। ठीक है, सो ठीक है, तो फ्लो की स्टडी करेंगे। लिसन, इट इज बीइंग सेड दैट जो फ्लो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। फ्लो आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, and second one is turbulent flow. ठीक है, I repeat, one is streamline flow, other is turbulent flow. ठीक है, आज के लेक्चर में खाली मैं इन दोनों का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि what is the meaning of these two. ठीक है, streamline and turbulent. ठीक है, चलो streamline से चालू करते हैं। What is streamline flow? See, imagine that एक पाइप है, हाँ, ऐसा कुछ पाइप है, और इस पाइप में से ना एक लिक्विड कंटिन्यूअसली बह रही है। देयर इज अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड कंटिन्यूअसली। ठीक है, नाउ लुक एट दिस डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है। डॉटेड लाइन दिख रहा है? ये डॉटेड लाइन क्या है? इट इज अ वन ऑफ द पाथ व्हिच इज फॉलोड बाय मॉलिक्यूल्स। लेट्स से इसमें से लिक्विड बह रही है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे ना। सपोज दिस इज अ पाथ फॉलोड बाय सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल है ना इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, see this dotted line, I hope this dotted line is visible. ठीक है, next suppose ये देखो दूसरा dotted line जो मैं बना रहा हूँ, it is also the path followed by some other molecules. ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पूरे पाइप को छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड कर देंगे into large number of paths. ठीक है, ये वो पाथ है जिसमें लिक्विड फ्लो हो रही है। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से देखो। सपोज लेट्स कंसिडर एनी वन पाथ, एक पाथ कंसिडर करते हैं। देखो, सपोज एक मॉलिक्यूल है, द मॉलिक्यूल रीचेस टू दिस पॉइंट ऑन द पाथ। इस पॉइंट को चलो मैं नेम देता हूं ए पॉइंट। अब सेम मॉलिक्यूल आफ्टर सम टाइम यहां पे पहुंचेगा, इट विल रीच हियर। चलो इस पॉइंट को नेम देते हैं बी पॉइंट। सेम मॉलिक्यूल थोड़ी देर बाद आगे जाएगा, लेट्स से इट रीचेस हियर, इसको नेम देते हैं सी। सो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वन मॉलिक्यूल विल फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, उस मॉलिक्यूल के बाद पीछे और मॉलिक्यूल्स आएंगे जो उसके फॉलोअर्स होंगे। अदर मॉलिक्यूल विल कम, दे विल आल्सो गो थ्रू ABC पॉइंट्स। सो मॉलिक्यूल विल कीप ऑन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब देखो होता क्या है, अगर सारे मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना पाथ छोड़ के दूसरे के पाथ में नहीं जा रहे हैं। लेट्स से all the molecules are following these paths. ठीक है, कुछ भी रैंडम नहीं है, हर एक सिस्टमेटिक फ्लो है, हर एक मॉलिक्यूल अपना अपना पाथ फॉलो कर रहा है,
कोई भी मॉलिक्यूल अपना पाथ छोड़ के दूसरे पाथ में नहीं जा रहा है, everything is going smoothly, systematically like this. Such flow is called as streamline flow. ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? जब हर मॉलिक्यूल अपना अपना रास्ता चलता है, एक मॉलिक्यूल ने ये पाथ फॉलो किया, it will be followed by other molecules also, but no molecule leave its path goes to other path. ठीक है, तो जो एकदम सिस्टमेटिक फ्लो रहता है, हर कोई अपने अपने लेन में चल रहा है और को अपना अपना पाथ फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जब मॉलिक्यूल ए पॉइंट पे आएगा, ठीक है, लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज वीए. ठीक है, जब वही मॉलिक्यूल बी पे आएगा उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है. नाउ लेट्स से वेलोसिटी बिकम वीबी. और जब सेम मॉलिक्यूल सी पॉइंट पे आएगा, लेट्स से इट्स वेलोसिटी अगेन चेंज हो गई, इट बिकम वीसी. ठीक है, if you want to find out the direction of this velocity, suppose हमें velocity का direction find out करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है? At a point you draw tangent on this path. Draw the tangent on this path at a point. ये देखो, look at this. It's a tangent drawn on the path at a point. This will give you direction of the VA. Similarly, B point पे you please draw a tangent on the path. So tangent कुछ ऐसे आएगी. That is the direction of the velocity. C point पे भी if you draw a tangent on the path, that will give you direction of VC. तो देखो direction आपको clearly दिख रहा है, change हो सकता है. Direction can change. Magnitude भी change हो सकता है. Suppose velocity at A is less and molecule reaches to B, its velocity increases. ठीक है, लेकिन मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है. VA, VB, VC all are different from each other. They are not equal to each other. But स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी वेलोसिटीज हैं, VA, VB, VC, जो भी वेलोसिटीज है, दिस वेलोसिटी विल रिमेन फिक्स्ड, फिक्स रहेंगी. मतलब सपोज एट ए पॉइंट वेलोसिटी इज VA, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल ए पॉइंट पे आएगा उसकी वेलोसिटी VA ही होगी. Velocity at every point will not change. It will remain fixed at a point. These are the properties of streamline flow. ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ये एक सिस्टमेटिक फ्लो है जिसमें हर पॉइंट पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है. वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, डायरेक्शन में भी अलग है, बट वो फिक्स्ड है, इट इज कांस्टेंट. ठीक है, so such flow is called as streamline flow. ठीक है, streamline flow का एक simple example मैं दे रहा हूँ. One example of streamline flow. Streamline flow का example है fountain. ठीक है, आप सबने fountain देखा है, जो पानी का fountain होता है, gardens में लगा होता है या कहीं पे देखा होगा decorations में. देखो fountain आपने अगर देखा है, so think यहाँ से पानी आ रहा है, पानी ऐसा flow होता है ना. इसमें जो ये एक एक लाइन दिख रही है जो मैंने बनाई है, these are streamlines, ये paths हैं, these are the path followed by molecule. देखो, let's say molecule reaches here, then molecule of the water reaches here, then same molecule reaches here. जब molecule A point पे आएगा ना, तो आपने projectile motion में पढ़ा है, जब molecule A molecule पे आएगा तो उसके ऊपर tangent draw करो path के ऊपर. This is direction of velocity. B point पे velocity ऐसे होगा. And at C point velocity will be this way. It's tangent on the path. ठीक है, अगर आपको सर्कुलर मोशन याद है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने सर्कुलर मोशन बताया था. सर्कुलर मोशन में भी when body moves in circular path, the velocity v is drawn by tangent on the path. This is streamline flow. अब एक बात बताओ, ये एक मॉलिक्यूल लेट से ऐसे चला गया, उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल आएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल भी इसी पाथ को फॉलो करेगा. When third molecule will come, it will also follow same path. ठीक है, such flow is called as streamline flow. ठीक है, इसका definition वगैरह मैं कल दे दूंगा. I will give you definition in the next lecture. But it's a very systematic flow. ठीक है, कल मैं definition और ये properties लिख के दूंगा. ठीक है, today I just want to finish it. So one example I gave you a fountain. Second example है river. ठीक है, सपोज एक नॉर्मल रिवर है, ऐसी रिवर जो आराम से बह रही है अपने हिसाब से. लेट्स से रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस. ठीक है,
एक एग्जाम्पल, एक आराम से एक रिवर फ्लो हो रही है। अब रिवर में सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे सपोज एक स्टोन है, देयर इज अ स्टोन इन द रिवर, तो स्टोन के ऊपर से पानी कैसे बह के जाएगा? ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना। सो दिस इज अ पाथ ऑफ द वाटर, ठीक है। अब एक काम करो, पानी तो आपने देखा कि ऐसे जा रहा है, अब 10 मिनट के बाद फिर से आके देखो, 10 मिनट के बाद आके देखोगे ना तो भी देखेंगे वाटर इसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अब आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वाटर ये पाथ को फॉलो करेगा, नो, जो ओरिजिनली पाथ है उसी को फॉलो करते रहेंगे। सो नॉर्मली फ्लोइंग रिवर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्लियर? ओके, कल मैं इसका डेफिनेशन दे दूंगा। लास्ट, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट इज असिस्टेमेटिक फ्लो, इरेगुलर फ्लो, केओटिक फ्लो, ठीक है। मतलब ये ऐसा फ्लो है जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ रैंडमली चेंज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? सी टू इट, इमेजिन दैट ये एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रही है। सपोज ये एक पॉइंट है जहां पे मॉलिक्यूल आया, लेट्स से वन मॉलिक्यूल कम्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल ने ये पाथ फॉलो किया, ठीक है। और जब वो ए पॉइंट पे था ना, जब वो ए पॉइंट पे था, लेट्स से उसकी वेलोसिटी थी वी ए। अब इस ए मॉलिक्यूल के पीछे जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, द मॉलिक्यूल व्हिच आर कमिंग बिहाइंड इट, वो मॉलिक्यूल्स भी ए पे आएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि उनका वेलोसिटी भी वी ए होगा, उनकी वेलोसिटी वी ए से कुछ अलग हो सकती है। मींस एट ए पॉइंट वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। अब वन मॉलिक्यूल फॉलोड दिस पाथ आफ्टर ए पॉइंट, इट मे हैपन that after some time molecules will stop following this path and molecule इस पाथ को छोड़ के ऐसे करके दूसरे पाथ में चले जाएंगे। मतलब कंप्लीट रैंडमनेस होगा, nobody will follow rules, everywhere velocity will keep on changing, कुछ भी होता रहेगा, then such flow is called as turbulent flow। मतलब ये ऐसा फ्लो है जिसमें nothing is fixed, nothing is constant, it keeps on changing with time, that flow is called as turbulent, ठीक है। it's a asystematic flow, असिस्टेमेटिक फ्लो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है बट अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो वो है फ्लडेड रिवर, रिवर बट फ्लडेड। सपोज एक रिवर है जिसमें फ्लड आया हुआ है, ठीक है। उस रिवर में कुछ भी एक्सपेक्टेड या कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अगर एक रिवर है जिसमें फ्लड आया हुआ है, आप उस रिवर के पास में खड़े हो एंड यू आर ऑब्जर्विंग कि पानी आपके, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि पानी आपके पैर तक नहीं आ रहा है, हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट के बाद पानी आपके ऊपर तक आ जाए, ठीक है। नथिंग इज फिक्स्ड क्योंकि वो फ्लड है उसमें, ठीक है। तो फ्लडेड रिवर अपने आप मूड बार बार चेंज करती रहती है, दैट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का दूसरा एग्जांपल है, आपके जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, तो हार्ट के आसपास भी ब्लड टर्बुलेंट होता है। देखो सपोज आपकी हार्ट है, हार्ट जब पंप आउट करती है ब्लड को, जब पंप आउट होता है तो हार्ट के बाहर बहुत स्पीड से ब्लड फ्लो होगा, लेकिन जब हार्ट रिलैक्स हो जाती है, जब हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो ब्लड का स्पीड कम हो जाता है। ब्लड एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं फ्लो होता, ड्यूरिंग पंपिंग आउट ऑफ द हार्ट वो ब्लड ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है। जब हार्ट रिलैक्स होती है, पंप नहीं कर रही है, तब उसकी स्पीड कम हो जाती है ब्लड की, तो स्पीड बार बार चेंज होना, ये सब, दिस इज अ केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लोस, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल बोल देता हूँ अगर आपको ज्यादा समझेगा। आई थिंक हमारे इंडिया में जो लोग बाइक्स चलाते हैं, कार्स चलाते हैं, ठीक है, उनको अकल, बहुत सारे बच्चों को अकल तो होती नहीं है, मतलब रैश ड्राइविंग करते हैं, बेकार कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल हो कि एक रोड है जिसपे सब लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई किसी भी लेन में घुस रहा है, कोई कभी भी अपनी स्पीड बढ़ा दे रहा है गाड़ी की, कभी भी कम कर रहा है। तो ऐसा रोड जहाँ पे पूरा रैंडमनेस है, जिसको जहां मर्जी घुस रहा है, जिसको जहां मर्जी स्पीड बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं, कोई भी इरेगुलर पाथ फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ियां, तो ऐसे असिस्टेमेटिक फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट, ठीक है। लेकिन अभी इमेजिन करो कोई एक फॉरेन की कंट्री है जहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, 4 लेन्स बनी हुई है, लोग अपनी अपनी लेन को फॉलो कर रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी का लेन छोड़ के दूसरे की लेन में नहीं घुस रहा है, कोई घाई नहीं कर रहा है, अपनी अपनी स्पीड से चला रहे हैं, अपना अपना सिस्टमेटिकली फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, दैट इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन इज सिस्टमेटिक, turbulent is irregular flow, got this?
कल मैं इनके डेफिनेशंस दे दूंगा, डोंट वरी। टुडे वी स्टार्टेड विद फ्लूइड डायनामिक्स एंड कल तक प्लीज ये याद रखना, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लोस। टुमारो वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस। ओके, लेट्स स्टॉप हियर ओनली। कमलेश सर। हाँ सर, किसी को कुछ डाउट है तो हाँ हेलो जल्दी। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा डाउट है सरफेस टेंशन का। हाँ सर, आपने कहा था कि अगर कोई लिक्विड फ्री है तो वो हमेशा अपना जो सरफेस एरिया है वो कम करना चाहेगा, बराबर? हाँ बरोबर। तो सर अगर लिक्विड कंटेनर में तो फिर सर वो अपना कम कैसे करेगा सरफेस एरिया, वो समझ में नहीं आया। लिक्विड कंटेनर में होती है तो वो ऑलरेडी अपनी एरिया में मिनिमाइज कर चुकी है, इट इज ऑलरेडी हैविंग अ मिनिमम एरिया, उससे और कम नहीं हो पाएगी, वो ट्राई करती रहेगी बट और कम नहीं हो पाएगी अभी और एरिया। ठीक है, और अच्छा, मतलब वो ऑलरेडी हो जाती है वैसे ही। स्टिल ट्राइंग, वो ट्राई कर रही है कम करने का, लेकिन होगी नहीं कम। अच्छा, और सर वो जो लिक्विड सरफेस है, बुक में लिखा हुआ है कि इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सर वो समझ में नहीं आया, स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसे? हाँ ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे देखो। सी इमेजिन ये लिक्विड की सरफेस है, इट्स अ लिक्विड सरफेस। ठीक है, आसपास ही कंटेनर है, ये कंटेनर में है लिक्विड। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल सरकमफेरेंस पे प्रेजेंट है ना, जो एकदम एंड में प्रेजेंट है, ये देखो, ये सब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरकमफेरेंस, दिख रहे हैं? हाँ सारे मॉलिक्यूल्स है ना, these molecules will be pulled inward by the other molecules like this। ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि ये पुल होंगे। ठीक है, ठीक है, जो बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, those who are in the middle, उनको भी डाउनवर्ड पुल होता है, they are also pulled downward these molecules। अब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सरफेस है अपने आप को श्रिंक करने का ट्राई कर रही है। हाँ, श्रिंक कर रही है। हाँ, तो रबर मेम्ब्रेन भी ऐसे ही होता है ना। सपोज आप एक काम करो, एक बलून ले लो, टेक अ बलून। ठीक है, बलून को फोड़ दो, तो उसका जो रबर बनता है ना बलून का, सपोज रबर को मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, बलून का जो रबर होता है उसको मैंने हाथ में पकड़ा है, उसको ऐसे हाथ से खींचो, रबर के बलून को, रबर को, बलून का जो रबर होता है उसको हाथ से खींचो, देखा होगा आपको अंदर वो ऐसा लगेगा कि रबर वापस कंप्रेस होने का ट्राई कर रहा है। हाँ, की मेम्ब्रेन के जैसा वो काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन ये सरफेस भी स्ट्रेच रबर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, मतलब एज इफ हमने इसको खींचा है और ये अपने आप को वापस श्रिंक करने की ट्राई कर रही है। रबर भी आप जब खींचते हो तो अपने आप को श्रिंक करने का ट्राई करता है ना। हाँ हाँ, वैसा है कुछ, मतलब ऐसे एनालॉगस एग्जांपल दिया है कि। ओके सर, ठीक है, थैंक यू ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। ठीक है, हाँ ओके, एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? क्लियर है बेटा? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो जो आपने फोर्थ क्वेश्चन दिया था उसमें हाइट 12 सेंटीमीटर था कि 12 मिलीमीटर था? 12 सेंटीमीटर दिया था। सर अगर 12 सेंटीमीटर है तो उसके हिसाब से 60 सेंटीमीटर आएगा ना? हाँ, आंसर 60 सेंटीमीटर था, मिलीमीटर नहीं था, मिस्टेक था, 60 सेंटीमीटर है वो। तो सर 600 mm भी राइट होगा ना उसमें? अरे हाँ, उस हिसाब से राइट है। अच्छा, 60 सेंटीमीटर है तो 600 मिलीमीटर करेक्ट है। मेरा उस पर ध्यान नहीं किया उस टाइम पे, बट इट्स करेक्ट, इट इज करेक्ट। ओके सर, वही था। थैंक यू सर। ओके, हाँ ठीक है कमलेश सर। हाँ चलेगा, सकते हैं। हाँ ओके सर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाओ।